Today in this class, let us start chapter number 15 of history. This is the last chapter of history portion and we will start it today. चलिए अब चैप्टर नंबर 15 हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंडिया मार्चेस अहेड। इंडिया मार्चेस अहेड का मतलब है कि अब इंडिया जो है आगे बढ़ रहा था। देखिए ये आपको पता चल गया था, हमने लास्ट लेसन में ही पढ़ा था। लास्ट जो टॉपिक था टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्लीमेंट एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, जो कि लेबर पार्टी से थे। उन्होंने एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा जिसमें ये कहा गया कि दैट an interim government be formed in India and a constituent assembly should be established in India। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने हमारे इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल होने से मना कर दिया था। दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द इंटरिम गवर्नमेंट। सो a plan was presented by Lord Mountbatten to divide India into India and Pakistan। ये तो हमने पिछले लेसन में पढ़ लिया था। अब एक इंडिया मार्चेस अहेड में जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें ये बताया गया है कि एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया 1947 में। इसी एक्ट के अंडर हमें इंडिपेंडेंस मिली। हमें जो भारत को इंडिपेंडेंस जो मिली वो इसी एक्ट के अंदर मिली। तो ये जो एक्ट था इट वाज डिजाइन्ड बाय क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली के द्वारा ये डिजाइन किया गया था एक्ट। He was the then Prime Minister of Britain and it was presented in India by Lord Mountbatten। Lord Mountbatten के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया। अब देखिए इसमें कुछ मेन पॉइंट्स जो थे जो इस एक्ट को पावरफुल बनाते थे, देखिए क्या है। फर्स्ट इज एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इंडिया में तुरंत प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से द ब्रिटिश रूल वुड एंड इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश रूल जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में फर्स्ट पॉइंट है जो कि ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया था। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इंडिया इंक्लूडेड। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड होंगे? यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस वर द प्रोविंसेस दैट वर अंडर द ब्रिटिश पोजेशन। अब ब्रिटिश पोजेशन का मतलब है उनके कंट्रोल में जो प्रोविंसेस थे वो सब इंडिपेंडेंट इंडिया में शामिल होंगे। अब कौन से थे देखिए, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, पंजाब और भी बहुत सारे प्रोविंसेस थे जो कि ब्रिटिश के अंडर थे, दैट वर कॉल्ड यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस के सारे प्रोविंसेस अब इंडिया में इंडिपेंडेंट इंडिया में शामिल होंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट था वेस्ट पंजाब, यानी पंजाब का वेस्टर्न साइड जो था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो है आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जो प्रोविंसेस थे ये पाकिस्तान में जाएंगे। यानी पाकिस्तान भी एक नई कंट्री बनी थी, इसलिए ये वाले जो प्रोविंसेस थे वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसके अलावा सिंध एंड ईस्ट बंगाल, ये सभी जो हैं किसमें जाएंगे? पाकिस्तान में जाएंगे, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में जाएंगे। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स कुड जॉइन एनी कंट्री। प्रिंसली स्टेट्स जो थे जैसे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब जो थे उनको ये इंडिपेंडेंस दी गई, फ्रीडम दी गई कि वो इन दोनों देशों में से यानी इंडिया और पाकिस्तान में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान वर ग्रांटेड कंप्लीट फ्रीडम। इंडिया और पाकिस्तान को 1947 में पूरी तरह से फ्रीडम दी गई और वो दोनों देश जो थे इंडिया और पाकिस्तान, they became the members of British Commonwealth countries. There are British Commonwealth countries are those countries which were under the British rule for some time in the past। यानी पहले कभी ब्रिटेन राज्य के अंडर जो थी, उनका राज था, उन सभी कंट्रीज को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं। इनमें से कुछ कंट्रीज जो है देखिए, सबसे पहले तो इंडिया और पाकिस्तान तो है ही, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है और बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड है, ये सब कंट्रीज जो हैं वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। देयर आर 54 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज। 54 कंट्रीज आर अंडर द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ये एक ग्रुप है जिसमें कि
ये 54 कंट्रीज शामिल हैं। तो ये था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें पहला दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया में यूनाइटेड प्रोविंसेस शामिल होंगे, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको ये आजादी दी गई कि वो दोनों में से किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं, और साथ ही इंडिया और पाकिस्तान को पूरी तरह से फ्रीडम दी गई और वो दोनों देश ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल हो गए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये तो हो गई बात इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रेजेंट किया था, और लॉर्ड माउंटबेटन ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन बने। अब ये गवर्नर जनरल पोस्ट जो है वो जल्दी ही डिसॉल्व कर दी गई इन 1950। ये जो गवर्नर जनरल थे आज प्रेजेंट टाइम्स में प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। आपको पता है प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं किसी भी देश के। ऐसे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने फ्री इंडिया के। इसके बाद जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी he became the second governor general। second governor general, ये जो है सेकंड गवर्नर जनरल बने फ्री इंडिया के, और ये ही लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है वो डिसॉल्व कर दी गई थी, उनकी जगह अब प्रेसिडेंट ने ले ली थी। क्लियर? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो सी राजगोपालाचारी के नाम से जाने जाते, ही वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड ही वाज आल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसके अलावा बेटा, ये तो हो गए गवर्नर जनरल्स की बात। इसके अलावा कुछ स्टेट्स अभी भी बच गई थी जो कि फ्री इंडिया में शामिल नहीं हुई। इनमें से दो प्रिंसली स्टेट्स थी। ये क्लियर है बेटा सबको? गवर्नर जनरल। चलिए, अब प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनमें से 560 प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन इंडिया। इंडिया में 560 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि भारत में शामिल हो गई। इसके अलावा दो स्टेट्स ऐसी भी थी जिनको मिलिट्री एक्शन के बाद इंडिया में शामिल किया गया, हैदराबाद एंड जूनागढ़। जूनागढ़ जो है वो गुजरात में है और हैदराबाद तेलंगाना में है। तो ये दो स्टेट्स जो थी वो मिलिट्री एक्शन के बाद इंडिया में शामिल की गई। मिलिट्री एक्शन मतलब लड़ाई हुई, मिलिट्री एक्शंस, और उसके बाद इनको भी इंडिया में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये दो स्टेट्स जो थी वो मिलिट्री एक्शन के बाद ज्वाइन हुई प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में, और 560 प्रिंसली स्टेट्स जो है वो पहले ही ज्वाइन हो गई थी। इनसे बातचीत करने का जो क्रेडिट जाता है वो वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 560 प्रिंसली स्टेट्स से बातचीत की और उनको एक तरह से राजी किया कि वो इंडिपेंडेंट इंडिया में शामिल हो जाएं। क्लियर? इसके बाद और भी कुछ प्रोविंसेस रह गए थे जो कि धीरे धीरे इंडिया में शामिल होते गए। इनमें से कुछ थे पौंडीचेरी, जिसको कि 1953-54 में इंडिया में शामिल किया गया। उसके बाद आता है जी गोवा, जो कि 1961 में इंडिया में शामिल हुआ। इसके बाद सिक्किम, जो कि एक जो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। अच्छा, ये और बताती हूँ,
पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच के अंडर था, गोवा पोर्तुगीज के अंडर था, पुर्तगीज के अंडर था, और सिक्किम जो है 1975 में इंडिया में शामिल किया। ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, ब्रिटिश के अंडर था। तो इसका मतलब है इन तीनों ही प्रोविंसेस को दूसरे देशों की कॉलोनियल पावर से इंडिया में शामिल किया गया। पौंडीचेरी फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट में था, 1953 से 1954 में इसको फ्रीडम मिली। गोवा पोर्तुगीज के अंडर था जो कि 1961 में इंडिया में शामिल हुआ। बेटा आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। सिक्किम जो है ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट में था और ये 1975 में शामिल हुआ इंडिया में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पेज नंबर 174 पर एक मैप दिया हुआ है बेटा, आप सबके पास बुक्स होंगी। पेज 174 में ये क्लियरली बताया गया है कि कौन सी स्टेट जो है वो पाकिस्तान के अंडर थी और कौन सी फ्री इंडिया के अंडर थी। ठीक है, तो ये एक बार देखिएगा। अब आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक जितना बताया है सबको क्लियर है, समझ आ गया है बेटा? चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उससे पहले ही 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश करने के लिए कैबिनेट मिशन ने कह दिया था। ध्यान है कुछ? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया उसी समय एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एस्टेब्लिश हो गई थी। और इसका काम क्या था? टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का जिम्मेदारी किसको दी गई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी गई। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन मेंबर्स थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, members from provincial legislative assemblies। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उनमें से इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर डिफरेंट रिलीजन से लोग शामिल किए गए थे। और ये डिफरेंट रिलीजन से क्यों शामिल किए गए? क्योंकि हर रिलीजन के साथ जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए उस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। इसलिए सभी रिलीजन से मेंबर्स जो हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किए गए थे। क्लियर? तो ये जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी मेंबर्स की, वो पहले 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई इनकी। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को 14 अगस्त 1947 को इसकी सेकंड मीटिंग हुई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेकंड मीटिंग हुई कब? 14 अगस्त 1947 को। फर्स्ट हुई 1946 में जबकि कैबिनेट मिशन भेजा गया, और सेकंड मीटिंग हुई बिफोर वन डे ऑफ इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947 को। आपको पता है सबको इंडिपेंडेंस जो है 15 अगस्त 1947 को मिली। इससे एक दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई जिसमें कि ये निश्चित किया गया, डिसीजन लिया गया दैट the constituent assembly will frame the constitution for free India। अब ये constituent assembly जो है उन्होंने, ये क्लियर है बेटा? चलिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने करीबन 3 साल का समय लिया फ्रॉम 1947 टू 1949। देखिए
1947 अगस्त में ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मीटिंग की। इसको 2 years 11 months और 18 days लगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ऑलमोस्ट 3 years, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में। इट वॉज पास कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास ऑन 26 November 1949। ये जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को पूरा हो चुका था, लेकिन इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया यानी पूरे देश में जो लागू किया गया वो कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। इंडिया जो है अब एक रिपब्लिक देश बन गया था, रिपब्लिक बन गया था 26 जनवरी 1950 से। देखिए जो आपको मैंने पिछले लेसन में भी बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो नवंबर में पूरा हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को इसको अडॉप्ट किया गया इन द मेमोरी ऑफ 26 जनवरी 1930। आपको याद होगा 26 जनवरी 1930 को कुछ पार्ट्स में इंडिया में फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। तो इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेमोरी ऑफ 26 जनवरी 1930 इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। ये क्लियर है बेटा? रिपब्लिक का मतलब है कि देश जो है अब इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी अपनी जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है। अच्छा ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कह सकते हैं फाइनलाइज किया कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर will be Sardar Vallabh Bhai Patel, and first president will be Dr. Rajendra Prasad। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड किया गया कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला टॉपिक है इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस का मतलब है कि अब भारत देश जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए आपको ये पता नहीं, कुछ ऐसे हिस्टोरियंस थे, कह सकते हैं ऐसे लीडर्स थे, सम लीडर्स feared that डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें कि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है। डेमोक्रेसी वुड नॉट सक्सीड इन इंडिया। क्यों नहीं होगी? बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटीज इन कल्चर,
religion, languages, etc. कुछ ऐसे लीडर्स थे, ब्रिटिश और बहुत सारी कंट्री के लीडर्स जो थे वो ऐसा मानते थे, यानी उनको ऐसा डर था कि इंडिया में डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अब क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि उनका मानना था कि इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं, आपको पता है हर स्टेट का अलग कल्चर है, फिर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, इसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो फेल हो जाएगी इंडिया में। लेकिन फिर भी हमारा देश जो है इंडिया led freely as a democratic country। ये आप सबको पता है। फिर भी बहुत सारे रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेजेस, ड्रेस कोड्स सब के वजह बावजूद भी इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में सक्सेसफुल है। इसका मतलब है इन सभी जो धारणाएं थी, लोगों के जो विश्वास थे, बिलीव्स थे, उन सबको हमारे इंडिया, यानी हमारे इंडिया में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक प्रोमो कोड है, उसकी वजह से हमारा इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में आगे बढ़ा है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब है हमारे देश ने बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ किए हैं जिसकी वजह से हमारा देश जो है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में शामिल हुआ है या आगे बढ़ा है। अब देखिए हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हर फील्ड में, इन एवरी फील्ड, whether it is agriculture, whether it is industries, whether it is क्या कह सकते हैं income, whether it is standard of living, etc. हर फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, इनकम है लोगों की, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इन सभी में हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। एग्रीकल्चर में न्यू इम्प्लीमेंट्स या टूल्स यूज करके, नई नई टेक्निक्स यूज करके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाया जा रहा है। हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा था मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन मतलब अलग अलग मशीन्स का यूज करके, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब इंडस्ट्रीज जो है इनमें भी मैकेनाइजेशन हो रहा है। मैकेनाइजेशन मतलब यूज ऑफ मशीन, और साथ ही इसमें टेक्निकल स्टाफ भी है, यानी स्किल्ड स्टाफ है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इनकम, दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे देश में कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए बैरियर है, वो है क्रॉस बॉर्डर अटैक्स और टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर अटैक्स का मतलब है जो पड़ोसी देश हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं, और जो टेररिज्म है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, आतंकवाद। अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो जाएं तो हमारा देश है और ज्यादा कह सकते हैं प्रोग्रेस करे। ठीक है, अब क्लियर हो गया है ये टॉपिक। कल आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, वीडियो है, प्लीज जरा ध्यान से देखना। क्लियर? बाकी का आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे क्लास में।